उस रात मैंने अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ा, ये सोचकर कि ये उसके मामूल के काम के सफ़र जैसा ही एक और सफ़र होगा। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, यहाँ तक कि मेरा 10 साला पोता अचानक मेरा हाथ पकड़कर रुक गया। उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी कि मेरा दिल दहल गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दादी हमें घर वापस मत जाने देना। मैंने आज सुबह पापा को हमारे खिलाफ कुछ मंसूबा बनाते सुना। बराहे करम मेरी बात पर यकीन करो। उस लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने बस गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे रात में उसके साथ भाग निकली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यकीनी बनाएं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और कमेंट्स में लिखें कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। हमें ये जानकर खुशी होती है कि हमारी कहानियाँ कितनी दूर तक पहुँच रही हैं। मेरा नाम आबिदा है, मेरी उम्र 50 साल है और उस रात तक मैं समझती थी कि मैं अपने बेटे नोमान को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानती हूँ। मैं उसके और अपने पोते सोहेल के साथ रहती हूँ, अपनी बहू अलम की मौत के बाद, जो 3 साल पहले एक कार हादसे में मारी गई। इस हादसे ने हम सबको गहरा जख्म दिया, खासतौर पर सोहेल को, जो तब से बहुत खामोश और हद से ज़्यादा मुशाहिदा करने वाला बच्चा बन गया। जुमेरात की रात हम नोमान को हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले गए। उसे शिकागो बिजनेस ट्रिप पर जाना था। हम जल्दी पहुंच गए। टर्मिनल तकरीबन खाली था। ठंडी एयर कंडीशनिंग की हवा में मैंने अपना कोट और सख्ती से लपेटा। बस 3 दिन की बात है मम्मा। नोमान ने मुस्कुराकर अपना बैग संभाला। सोहेल का ख्याल रखना और उसकी दवा ना भूलना। सुहेल अपने डायनासोर बैग को सख्ती से पकड़े खड़ा था। अपने बाप को अजीब गहरी नज़र से देख रहा था। सब ठीक होगा प्यारे, हम हमेशा सब कुछ ठीक कर लेते हैं, है ना? मैंने बात को हल्का करने की कोशिश की, मगर उसने बस खामोशी से सर हिला दिया। नौमान झुककर अपने बेटे के बालों को दुरुस्त करता है। अच्छे रहना दादी के साथ। जाओ पापा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। उसने उसके माथे को चूमा। सोहेल पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश खड़ा रहा। मैंने अपने बेटे को देखते हुए दिल में फ़ख्र और दर्द का मिला जुला एहसास महसूस किया। बावजूद गम के उसने ज़िंदगी को संभाल लिया था, लेकिन उसके अंदर एक सर्दी, एक फासले की दीवार भी बढ़ती जा रही थी। मुझे जाना होगा, उसने घड़ी देखकर कहा। हमने एक मुख्तसर रस्मी सा गले मिलना किया, फिर वो गेट की तरफ चल पड़ा और भीड़ में गुम हो गया। चलो सुहेल, देर हो रही है, मैंने कहा। हम खामोशी से पार्किंग गैराज की तरफ चलने लगे। सुहेल एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैंने समझा ये उसकी फितरत है। हादसे के बाद से वो अल्फाज से ज़्यादा नज़रों से बात करता था। पार्किंग की जगह धुंधली रोशनी में डूबी हुई थी। मैंने गाड़ी का अलार्म दबाया, लाइट्स चमकी। हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक सुहेल ने मेरा हाथ ज़ोर से खींचा। क्या हुआ बेटा? मैं झुककर बोली। सुहेल का चेहरा पीला था, आंखें दहशतज़दा। दादी, उसने सरगोशी की, हमें घर मत लेकर जाना। बराहे करम मेरी बात पर यकीन करो। मैंने समझा शायद वो बाप के बगैर घर जाने से घबरा रहा है। डरो नहीं बेटा, सब ठीक होगा। मगर उसने नफ़ी में ज़ोर से सर हिलाया। नहीं दादी, मत जाओ। मैंने आज सुबह पापा को फ़ोन पे सुना। वो किसी से कह रहे थे कि गैस का हादसा ऐसा लगना चाहिए जैसे वो गलती से हुआ हो। मेरा खून जम गया। मेरा अपना बेटा? सुहेल की आंखों में जो खौफ था वो झूठ नहीं हो सकता था। मैंने उसका हाथ थामा। ठीक है प्यारे, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, हम घर नहीं जाएंगे। उसके चेहरे पर जो सुकून आया उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे में निकल पड़ी। मैं नहीं जानती थी कहाँ जाना है, बस ये जानती थी कि हमें महफूज रहना है। मैंने तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाई। सुहेल पिछली सीट पर सो गया। मेरा दिमाग भाग रहा था। नौमान क्यों ऐसा करेगा? 6 माह पहले अनम की इंश्योरेंस पॉलिसी के कागजात मेरे नाम थे। नौमान उस रकम तक तब तक नहीं पहुंच सकता था जब तक मैं जिंदा थी। यही वजह हो सकती थी। अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नौमान का नाम चमक रहा था। हेलो मम्मा, आप कहाँ हैं? हम खाने के लिए रुक गए थे, मैंने झूठ बोला। खाने के लिए? कहाँ? शॉपिंग सेंटर के पास। मैं वापस आ रहा हूँ, उसने अचानक कहा। मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मेरा दिल रुक गया। ये एक जाल था। मैंने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। सुहेल जाग गया। क्या पापा को पता चल गया?
मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ बेटा, अब वो जानता है। हमें सबूत चाहिए था, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं। मैंने फैसला किया, हमें किसी पुराने भरोसे वाले के पास जाना होगा। हम मिस्टर हैरिसन के पास गए, पुराने अपार्टमेंट के दरबान, एक ईमानदार खामोश आदमी। मैंने सारी बात कही। वो खामोश बैठा सुनता रहा। मैडम, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, उसने कहा। मुझे मालूम है, मैंने आह भरी। लेकिन अगर हम अभी पुलिस वालों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे मैं बूढ़ी हूँ, भूल जाती हूँ। हमें सबूत लाना होगा। मैंने सुहेल का हाथ थामा। मैं वापस घर जाऊंगी, बस थोड़ी देर के लिए। नोमान के दफ्तर में कुछ देखना है। सुहेल ने रोते हुए कहा, मत जाओ दादी, वो आ सकता है। मैं जल्दी वापस आऊंगी, वादा है। मिस्टर हैरिसन ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं गाड़ी में इंतज़ार करूंगा। अगर आप 20 मिनट में वापस ना आए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। मैंने सर हिलाया। ये बेहतर था। मैंने सुहेल को गले लगाया। वादा करो, दरवाज़ा बंद रखोगी? वादा दादी, बस आप वापस आना। रात के 10:15 बजे हम अपने घर के करीब पहुंचे। सड़क सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट्स लंबे साए डाल रही थीं। मिस्टर हैरिसन ने गाड़ी बंद की। मुझे बुरा एहसास हो रहा है मैडम, उसने कहा। क्या आप वाकई अंदर जाएंगी? मैंने अंधेरे में घर की तरफ देखा और आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। सड़क के आखिर में मेरे घर का अंधेरा साया दिखाई दे रहा था। खिड़कियां बिल्कुल तारीक थीं। ड्राइववे में नौमान की कार का कोई निशान नहीं था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैंने दोहराया, शायद खुद को तसल्ली देने के लिए। बस 20 मिनट, जैसे तय हुआ था। अगर मैं वापस ना आऊं या फ़ोन ना करूं, फ़ौरन पुलिस को इत्तला देना। मिस्टर हैरिसन ने संजीदगी से सर हिलाया। खुदा आपकी हिफाजत करे। मैं गाड़ी से उतरी और फुटपाथ पर धीरे धीरे चलने लगी, सायों में छुपती हुई। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि यूं लगता था कोई भी दूर से सुन सकता है। जब मैंने पिछले दरवाजे से चाबी घुमाकर घर में दाखिल हुई, घर डरावना सा साकित था। मैंने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और साकित खड़ी हो गई। सांस रोक के सुनती रही, बस फ्रिज की हल्की भन-भन और लिविंग रूम की घड़ी की दूर से आती टिक-टिक। मैंने जेब से छोटी टॉर्च निकाली और राहदारी की सिमत रोशनी डाली। मुझे ऊपर दूसरी मंजिल पर नोमान के ऑफिस तक पहुंचना था, बगैर किसी आवाज़ के। फर्श के हर तख्ते की चरचराहट इस खामोशी में तूफान लग रही थी। सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर मैं रुक गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मीठी भी और केमिकल जैसी भी। मैंने फिर सांस खींचा। ये गैस नहीं थी, कुछ और था। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ी, हर कदम एहतियात से रखती हुई ताकि चरचराहट ना हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैं नोमान के ऑफिस के दरवाजे के सामने रुक गई। जैसा मैंने सोचा था, वो बंद था। मैंने जेब से वो हेयर पिन निकाला जो मैंने पहले ही तैयार रखी थी। सालों पहले जब नोमान 9 उम्र था और जिद में कमरा बंद कर लेता था, मैंने सादा ताले खोलने का हुनर सीख लिया था। कभी ना सोचा था कि वो महारत एक दिन ऐसे काम आएगी। चंद लम्हों बाद ताले के क्लिक करने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुल गया। मैं आहिस्ता सी अंदर दाखिल हुई, दुआ करती कि दरवाजे की आवाज़ ना आए। नोमान का दफ्तर हमेशा की तरह बेहद मुनज़्ज़म था। शेल्फ पर मैनेजमेंट और मार्केटिंग की किताबें, डेस्क पर बंद लैपटॉप, चमड़े की कुर्सी, सब कुछ अपनी जगह पर। मैंने दरवाज़ा बंद किया और तलाश शुरू की। लैपटॉप पासवर्ड से बंद था, इसलिए मैंने फाइलों और कागजात पर तवज्जो दी। दराजों को एहतियात से खोला। पहले 2 में कुछ खास नहीं था, लेकिन तीसरे दराज में एक सुर्ख फोल्डर छुपा हुआ था, दूसरे कॉर्पोरेट कागज़ों के नीचे। मैंने उसे निकाला। अंदर बैंक के बयानात थे, ऐसे खातों के जो मैंने कभी नहीं देखे। बड़ी बड़ी रकमें एक एम सेलर्स नामी शख्स के अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी थी, मेरी अपनी, जिसके हाशियों में हाथ से लिखे नोट्स थे, रकूम, शराइत, अदायगी की तफसील। मेरा दिल धड़कने लगा। ये सब सच था। सुहेल ने जो कुछ सुना था वो सब हकीकत थी। मेरा अपना बेटा मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा था। इतने में नीचे से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खुलने की आवाज़। मेरा खून जम गया। नोमान वापस आ गया था। मैंने फ़ौरन मिस्टर हैरिसन को कॉल की। 2 बेल, फिर फ़ोन काट दिया।
ये हमारा तयशुदा इशारा था, खतरा। मैंने जल्दी से वो तमाम कागजात मोबाइल से तस्वीर लेकर महफूज किए, फिर फोल्डर वापस अपनी जगह रखा और दरवाजे के पीछे छुप गई, टॉर्च बंद करके। अब सीढ़ियों पर कदमों की आहट आ रही थी, सुस्त और मोहतात। ये नोमान के कदमों जैसी नहीं थी। मैंने सांस रोक लिया। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था। दरवाजे के नीचे साया हरकत कर रहा था। फिर हैंडल घूमने लगा। दरवाज़ा हल्का सा चरचराकर खुला। मैं दीवार के साथ जमी रही, अंधेरे में बिल्कुल साकित। कमरे में एक साया दाखिल हुआ, लंबा चौड़ा। ये नोमान नहीं था, एक मर्द था। वो कुछ देर वहीं रुका रहा, जैसे कुछ सुन रहा हो। अचानक नीचे से नोमान की आवाज़ आई, दबे दबे लहजे में, मार्क्स, ऊपर सब साफ है? मेरा दिल रुक सा गया। मार्क्स, ये वही नाम था जो बैंक स्टेटमेंट्स में एम सेलर्स के तौर पर लिखा था। बस देख रहा हूँ, उसने नीचे भारी आवाज में कहा। घर खाली है। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। नोमान की आवाज अब गुस्से में थी। वो यहाँ होने चाहिए थे। प्लान कल रात के लिए था, अब सब गड़बड़ हो गया। नोमान ऊपर आ रहा था। मैं फंस चुकी थी। एक तरफ वो, दूसरी तरफ मार्कस। मेरा वाहिद रास्ता ऑफिस की खिड़की थी, जो पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। बाहर सिर्फ एक तंग सा किनारा था। बड़ी उम्र के शख्स के लिए खतरनाक, मगर यही उम्मीद थी। मैंने खिड़की आहिस्ता से खोली। सर्द हवा अंदर आई। मैंने खुद को बाहर खींच लिया, तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करती रही। जोड़ों का दर्द भड़क उठा, मगर खौफ ने ताकत दे दी। फिर नीचे से शोर बुलंद हुआ, किसी के गिरने कराहने की आवाज़। मैंने फ़ौरन मिस्टर हैरिसन की आवाज़ पहचानी। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। कौन है तुम्हारे साथ बूढ़े? मार्कस की भारी आवाज़ गूंजी। कैसे पता चला तुम्हें यहाँ आने का? मैं आंखें बंद करके आहिस्ता से रो पड़ी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अब सिर्फ भागना ही बचा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर रेंगती हुई कोने में मौजूद आईवी से ढके लकड़ी के जाले तक पहुंची। अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं तो शायद नीचे उतर सकूं। मार्कस की आवाज़ फिर गूंजी। नौमान, एक बूढ़ा आदमी मिला है पिछले रास्ते से। कौन है? नहीं बता रहा, मगर लगता है तुम्हारी माँ को जानता है। यकीनन वो करीब ही है। मैं रुक गई। अब वो जान चुके थे कि मैं घर में हूँ। मैंने देर ना की। एड्रेनालिन ने जिस्म को हरकत में धकेल दिया। मैंने जाले को पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। हाथ कट रहे थे, घुटने जख्मी हो रहे थे। आखिरकार घास पर गिरी। बाएं कूल्हे में तेज दर्द उठा, मगर मैं फौरन उठी और भाग पड़ी। दरख्तों के साए में छुपकर मैं पिछली दीवार की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे खिड़की जोर से खुली। टॉर्च की रोशनी बाग में फैली। मैं झाड़ी के पीछे छुप गई। क्या कोई नीचे है? मार्कस की आवाज़ गूंजी। मैं देखने जा रहा हूँ, बूढ़े को बांधे रखो। मैं दीवार फलांगकर दूसरे घर के लॉन में जा गिरी। खुशकिस्मती से वो हमसाए सफ़र पर थे। दर्द के बावजूद मैं भागती रही। आखिरकार सड़क पर पहुंचकर मैंने 911 मिलाया। मेरा नाम आबिदा है, मैंने हाँफते हुए कहा। मेरी बेटा मुझे और मेरे पोते को मारने का मंसूबा बना रहा है ताकि इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सके। उसके साथ एक आदमी भी है। उन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर ऑपरेटर बोला, मैडम आप कहाँ हैं अभी? I-85 सर्विस रोड पर 500 के ब्लॉक के करीब। बराहे करम फ़ौरन 237 मैग्नोलिया लेन पर पुलिस भेजे। मेरे दोस्त मिस्टर हैरिसन की जान खतरे में है। क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास कागजात की तस्वीरें हैं और मेरा पोता गवाह है। उसने सब सुना। मैंने फ़ोन पर बात करते हुए एक पुलिस कार देखी। मैंने हाथ हिलाया। वो रुकी। 2 अफसर उतरे। मैंने सब कुछ बताया, मोबाइल पर तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने फ़ौरन बैकअप बुलाया और मुझे गाड़ी में बिठा लिया। हम पहले आपके दोस्त को निकालते हैं, बुजुर्ग अफसर ने कहा। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से खाली सड़कों पर दौड़ी। कुछ ही देर में हम मेरे घर के करीब पहुंच गए। अफसरान ने घर को घेर लिया। मैं गाड़ी में बैठी दुआएं मांगती रही। चंद मिनट बाद शीशे टूटने, चीखने और फिर सन्नाटा। फिर मैंने देखा 2 अफसर वॉलिस को सहारा देकर बाहर ला रहे थे। उसके माथे पर जख्म था, मगर वो जिंदा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। फिर मार्कस को हथकड़ियों में बाहर लाया गया।
बाजुओं पर टैटू, चेहरे पर गुस्सा। मैं नौमान का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं निकला। अफसर मेरे पास आया। मैडम, आपका बेटा नहीं मिला, वो पिछले रास्ते से फरार हो गया है। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। सुहेल, मैंने बमुश्किल कहा, हमें फौरन मेरे नवासे के पास जाना होगा। पुलिस कार सायरन बजाती दौड़ पड़ी। मैं पिछली सीट पर बैठी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। वॉलेस भी खामोश मगर फिक्रमंद। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बताया। उसने कहा, उसे मालूम नहीं कि हम कहाँ छुपे थे। मगर मैं मुतमैन न हो सकी। नोमान होशियार था। अगर उसे याद आ गया कि वॉलेस पुराना दोस्त है तो वो वहीं पहुंचेगा। जब हम पुराने बिल्डिंग पहुंचे, मेरा दिल डूब गया। अमले के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था। यहीं रुके, अफसर ने हुक्म दिया और बंदूक निकाली, मगर मैं रुक न सकी। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पीछे दौड़ी। वॉलेस भी लंगड़ाते हुए मेरे पीछे आया। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। दरवाज़ा बंद था। सुहेल, मैंने पुकारा। बेटा, दादी आई है। कोई जवाब नहीं। अफसर ने कंधे से जोर मारा। दरवाज़ा टूट गया। कमरा खाली था। लिविंग रूम में सोफा बिस्तर बिखरा हुआ। मैंने देखा मेज़ पर एक पर्ची थी। मैंने कांपते हाथों से उठाई। लिखा था, पापा मुझे मिल गए हैं। वो कहते हैं दादी झूठ बोल रही हैं और मैं महफूज नहीं हूँ। मैं डरा हुआ हूँ दादी, मदद करें। मेरे घुटने जवाब दे गए। वॉलेस ने मुझे संभाला। वो उसे, मैं बमुश्किल बोली, नोमान सुहेल को ले गया। अफसर ने फौरन रेडियो पर इत्तला दी, बच्चे के अगवा की। चंद मिनटों में पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया। शहर के तमाम रास्ते, हाईवेज, एयरपोर्ट, सब पर अलर्ट जारी। मैं थाने में बैठी बयान दे रही थी, वॉलेस मेरे साथ। मैंने तस्वीरें दिखाई, सुहेल की गवाही बताई, इंश्योरेंस की तफसील सुनाई। अफसर तवज्जो से सुनता रहा, फिर बोला, मार्क्स सब कुछ कबूल कर रहा है। उसने बताया कि आपके बेटे ने उसे किराए पर रखा था ताकि गैस लीक का ड्रामा हो और आप दोनों नींद में मर जाएं। मेरा दिल मतलाने लगा। और मेरा पोता? मैंने रूहान सी आवाज़ में पूछा। अभी तक कोई सुराग नहीं, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हर गुजरता लम्हा अज़ियत बन रहा था। मैं वॉलेस के साथ खामोश बैठी थी, दिल में एक ही दुआ, खुदावंदा मेरे बच्चे को बचा ले। तब मुझे अचानक याद आया, 2 हफ्ते पहले सुहेल ने बताया था कि नौमान उसे एक सरप्राइज घर दिखाने ले गया था, शहर से कुछ घंटे दूर देही इलाके में। मैं चौंक कर सीधी बैठी। रुके, मैंने कहा, शायद मुझे पता है वो उसे कहाँ ले गया है। वो ही शहर। वो बहुत पुरजोश था क्योंकि वहाँ जानवर और एक झील थी। उस वक्त मैंने सोचा ये महज एक दिन की सैर होगी। फौरन ही सार्जेंट को बुलाया गया। मैंने अपनी शुबहात बयान की कि शायद नोमान उस जगह को एक खुफिया पनाहगाह के तौर पर तैयार कर रहा था, जहाँ वो उस हादसे के बाद भाग जाएगा जिसमें हम मरने वाले थे। क्या तुम्हें मालूम है वो जायदाद कहाँ है? सार्जेंट ने पूछा। बिल्कुल नहीं। सुहेल ने बताया था कि वो एक छोटे कस्बे के करीब है। शायद उसका नाम विलो क्रीक या सीडर एक जैसा कुछ था। ये ज़्यादा नहीं था, मगर एक सुराग ज़रूर था। तफ्तीशकारों ने उन कस्बों की जायदादों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, जिनके नाम ऐसे ही थे और जो शहर से चंद घंटों की मुसाफत पर थे। इसी दौरान एक चौंका देने वाली खबर मिली। नोमान की गाड़ी एक पेट्रोल स्टेशन पर छोड़ दी गई थी, मगरिब की तरफ जाने वाली शाहराह पर। गालिबन उसने गाड़ी बदल ली थी। तलाश मज़ीद पेचीदा हो गई। थाने की दीवार पर लगी घड़ी में सुबह के 5:45 बज रहे थे। बाहर आसमान हल्का सा रोशन होना शुरू हो गया था। मुझे 24 घंटे से नींद नहीं आई थी, मगर खौफ और एड्रेनालिन ने मुझे बेदार रखा हुआ था। अचानक मेरा फ़ोन, जो फोरेंसिक टीम ने तस्वीरों की जांच के बाद वापस किया था, जेब में लरजने लगा। एक अजनबी नंबर। मैंने कांपते दिल के साथ जवाब दिया। हेलो दादी? सुहेल की छोटी सहमी हुई आवाज़ सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। सुहेल प्यारी, तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उसने आहिस्ता कहा। पापा सो रहे हैं। मैंने उनका फ़ोन छुपाकर आपको कॉल की है। तुम बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे, मैंने नरमी से कहा, जबकि साथ ही सार्जेंट को इशारा दिया ताकि वो कॉल ट्रेस करे। क्या तुम बता सकते हो कहाँ हो तुम? ये एक देहाती घर है,
यहाँ झील है, बहुत सारे दरख्त। हम गाड़ी से आए थे, लंबा सफ़र था। मैं रास्ते में सो गया था, जब जागा तो यहाँ थे। क्या तुम्हें कोई साइन बोर्ड या नाम नजर आता है? अभी खिड़की से नहीं देख सकता, पापा जाग जाएंगे। उसकी आवाज़ लर्ज गई। वो बदल गए हैं दादी, वो अजीब बातें करते हैं, कहते हैं आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसा मत सुनो प्यारे, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, जल्द ही तुम्हें वापस ले आऊँगी। फिर कुछ लम्हे खामोशी छाई रही और फिर हल्की सी खसर फसर सुनाई दी। सुहेल ने आहिस्ता कहा, दरवाजे के बाहर एक मेल बॉक्स है, उस पर लिखा है रिवरवुड रैंच, हाईवे 142। मेरा दिल जोर से धड़का। सुहेल, तुमने हमें बचा लिया। अब सुनो मेरे बच्चे, मैंने तेजी से कहा, पुलिस रास्ते में है, तुम किसी महफूज जगह छुप जाओ, पापा से दूर रहना, समझ गए? समझ गया, उसने कहा। पीछे एक पुराना अस्तबल है, मैं वहीं जा रहा हूँ। शाबाश मेरे हीरो। सुहेल, मेरी आवाज़ रुक गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ दादी, उसने सरगोशी की, फिर आहिस्ता कहा। वो हिल रहे हैं, मुझे फ़ोन बंद करना होगा। कॉल मुनक़ते हो गई। मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई और सार्जेंट को सब बताया। लम्हों में पुलिस की टीम रवानगी की तैयारी करने लगी। आप यहाँ रहें मिस आबिदा, सार्जेंट ने कहा। हम आपके पोते को बाहिफाजत वापस लाएंगे। मैं नहीं रुक सकती, मैंने जिद की। मैं पीछे रहकर इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं गाड़ी में रहूँगी, खतरे से दूर, लेकिन मैं उसके लिए वहाँ होना चाहती हूँ। आखिरकार सार्जेंट ने सख्त शराइत पर इजाज़त दे दी। सूरज की पहली किरणें तुलू हो रही थीं जब हम मगरिब की सिमत निकले। पुलिस की गाड़ियाँ, हथियारबंद एहलकार और मेरा दिल जो खौफ और उम्मीद के बीच धड़क रहा था। रास्ते भर में मैं यही सोचती रही कि मेरा बेटा, मेरा नोमान आखिर इतना अंधा कैसे हो गया। मोहब्बत कहाँ खो गई थी? शायद बीवी की मौत के बाद या शायद उससे पहले ही। और मैं, एक माँ, कभी समझ ना पाई। जब हम आखिरकार हाईवे 142 पर पहुंचे, एक छोटा सा साइन नजर आया, रिवरवुड रैंच। पुलिस ने गाड़ियां रास्ते से दूर रोक दी ताकि शोर से नौमान को खबर ना हो। यहीं रुके मिस आबिदा, सार्जेंट ने नरमी से कहा। हम आपके नवासे को सलामत वापस लाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। फिर वो खामोशी से आगे बढ़े। कुछ देर बाद दूर से शोर सुनाई दिया, एक चीख, फिर गोली चलने की आवाज़, एक ही फायर। मगर वो आवाज़ मेरे दिल के पार उतर गई। मैं बर्दाश्त न कर सकी। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दौड़ पड़ी। उम्र, चोट, दर्द सब भूल गई। मुझे सिर्फ सुहेल याद था। मोड़ मुड़ते ही मैंने घर देखा, 2 मंजिला लकड़ी का मकान, पीछे पुराना अस्तबल और वहाँ नौमान, बिखरे बाल, गुस्से से मस्ख चेहरा, हाथ में चमकता हुआ पिस्तौल। उसने सुहेल को अपने सामने ढाल बना रखा था। कोई नज़दीक ना आए, वो चीखा, वरना मैं मार दूंगा। सार्जेंट ने पनाह लिए खड़े होकर कहा, सर नोमान, हथियार डाल दें, रास्ता बंद है। तुम नहीं समझते, वो चिल्लाया। उसने मुझसे सब छीन लिया, मेरे बाग का पैसा, मेरी जिंदगी, सब। मैं चंद कदम पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी बातों ने मेरे सीने में खंजर की तरह चुभन पैदा की। यही थी उसके दिल की सच्चाई। वो हमेशा समझता रहा कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। सुहेल का चेहरा जर्द था, मगर उसकी नज़रें चमक रही थीं। वो इर्द गिर्द देख रहा था, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। फिर मैंने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। वो अस्तबल की सम देख रहा था, जहाँ एक एहलकार छुपकर हरकत कर रहा था। मैं समझ गई, मेरा छोटा सा पोता पुलिस की मदद कर रहा था, अपने बाप को उलझाकर। मैंने आहिस्ता से पुकारा, नोमान। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा, बंदूक सीधी मेरी जानब। तुम, उसने नफरत से कहा, तुम तो मर चुकी थी। कोई आग नहीं लगी नौमान, मैंने नर्म लहजे में कहा। तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि सुहेल ने सब सुन लिया था। उसने हमें बचाया। नुमान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए तजब्जुब आया और उसी लम्हे सुहेल ने उसके बाजू पर काट लिया और नीचे लपक गया। फायर हुआ, गोली फिजा में उड़ी, पुलिस दौड़ पड़ी। मैं भागकर सुहेल तक पहुंची और उसे अपने बाजुओं में भर लिया। दादी, वो कांपती आवाज़ में बोला। मैं आ गई हूँ मेरे प्यारे, मैंने रोकर कहा। हम महफूज हैं। पुलिस ने नौमान को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, मगर उसके चेहरे पर अब महज खालीपन था। बाद में एम्बुलेंस में मैंने सुहेल के बालों में हाथ फेरा। तुम्हें कैसे पता चला बेटा?
मैं हमेशा जल्दी जागता हूँ, उसने कहा। उस दिन पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। मैंने सुना कि वो गैस और नींद की बात कर रहे हैं और पैसे की। मैंने आंसू जब्त करते हुए कहा, और तुमने मुझ पर यकीन करवाया, तुमने हमें बचा लिया। वो मुस्कुराया। आपने भी मुझ पर यकीन किया जब ज़रूरत थी। दिन गुजरते गए। नौमान गिरफ्तार हुआ, उसके साथ ही मार्क्स ने सब उगल दिया। नफ्सियाती माहिरीन ने कहा, शदीद शख्सियत का बिगाड़ पुरानी नफरतों और माली दबाव से बढ़ा हुआ। सुहेल ने इलाज शुरू किया। कभी कभी वो डरावने ख्वाब देखता, लेकिन हर सुबह वो थोड़ा मजबूत हो जाता। एक रात उसने पूछा, दादी, पापा हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते थे? क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते? मैंने आहिस्ता कहा, वो बीमार हैं बेटा, दिल या जिस्म की नहीं, जहन की बीमारी। वो दुनिया को गलत जाविये से देखते हैं। वो हमसे मोहब्बत करते थे, बस उनका प्यार गलत राह पर चला गया। क्या वो ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं मालूम, मैंने ईमानदारी से कहा। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन तुम महफूज हो और मैं तुमसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी आपसे दादी, शुक्रिया कि आपने मुझ पर यकीन किया। हमेशा मेरे बच्चे, मैंने उसके माथे पर बोसा दिया। मैंने उस रात समझा कि कभी कभी सबसे छोटी आवाज़ें सबसे बड़ी सच्चाइयाँ बोलती हैं। मैंने 50 बरस ये समझने में लगा दिए कि दानाई सिर्फ उम्र से आती है, मगर मेरे 10 साला पोते ने ये गलतफहमी तोड़ दी। जिंदगी ने तकलीफ दी, मगर एक दूसरा मौका भी दिया, दोबारा जीने, सच सुनने और बेपनाह मोहब्बत करने का। अगर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं और मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मुझे बताएं आप किस शहर से सुन रहे हैं और इस वक्त क्या वक्त है, तबसरों में लिखें। अगर आप मेरी मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।